हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सेस इंट्रोडक्शन 3.2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसको हमें देखना है अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जिसमें हमें 3 पढ़ना होते हैं एक्चुअल में। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड और नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका अब एनसीईआरटी ने रिड्यूस कर दिया है, वो आपको अब नहीं देखना है। तो अब आपको जो देखना है वो कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखना है और एलिमिनेशन। तो आज हम स्टडी करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास है, मान लो a1x प्लस b1 बाय इक्वल टू c1, और एक इक्वेशन आपकी क्या है a2x प्लस b2 बाय इज इक्वल टू c2। तो इसमें क्या करना होता है कि आप सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट बहुत हल्के हैं, मींस बहुत छोटे हैं, 1 2 3, बड़े नंबर्स को आप थोड़ा सा डिनाई करें, छोटे नंबर्स को लेकर के चलें। तो जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट कम है उस वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल लो। यहां पर देखेंगे हम कैसे। ये मान लो मेरी इक्वेशन 1 है और यहां से मेरी इक्वेशन 2 है। तो स्टेप नंबर 1 आपका क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन आप किसी से भी निकाल सकते हो। मान लो मैंने यहां पर 1 से किया है, हम यहां पर 1 से कर रहे हैं, आप 2 से भी कर सकते हैं। जो यहां पर 1 से किया जाएगा और 2 से जब आप करेंगे तो जस्ट अपोजिट कर देना। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और हमने क्या लिखा a1x इक्वल टू c1 माइनस b1 बाई, और यहां से आप x की वैल्यू बहुत इजीली निकाल पाए, c1 माइनस b1 बाई अपॉन a1। जो ये आपको x की वैल्यू मिली है वो किस इक्वेशन को लेकर के चल रहे थे, तब मिली 1 को। तो अब आपको इस x की वैल्यू कभी भी इस 1 में नहीं लगानी है। आपने 1 से निकाला है तो आप पुट करोगे इक्वेशन 2 में। तो हम यहां पर लिख रहे हैं पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। तो अगर हम इसको 2 में पुट करते हैं तो देखो 2 हमारी इक्वेशन क्या थी, a2x, और x की वैल्यू जो आप निकाली है वो यहां पर लगा देंगे अपॉन a1 प्लस b2 बाई इक्वल टू c2। अब आप ये देख पा रहे होगे ये पूरी इक्वेशन आपकी इन टर्म्स ऑफ बाई हो चुकी है। तो यहां पर आप जानते हैं a1 b1 c1 आपका क्या है, कोफिशिएंट है। तो वेरिएबल आपका एक ही है यहां पर बाई, और यहां से आप बहुत इजीली इस बाई की वैल्यू को निकाल पाओगे। जब ये बाई की वैल्यू आपको मिल जाए तो यहां पर आपको एक काम और करना है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेना है। आप नहीं भी मानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मान लेते हो तो बहुत ज्यादा इजी रहता है। कैसे, अब आप इस बाई की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 में। दूसरी बात, जब एक वैल्यू आपको बाई की मिल जाए, अब आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 3 में ही लगाने वाले हो। आप चाहे 1 में लगाओ, 2 में लगाओ, चाहे 3 में लगाओ। रेस्ट्रिक्शन बस एक जगह पर थी कि अगर आपने x की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली है तो 2 में लगाओगे, और 2 से निकालते तो 1 में लगाओगे। बस इतना काम होता है जो आपको सोच के करना है। यहां से आपका मन होता है, आप जैसे चाहे मूव करें। तो यहां पर हम पुट करने वाले हैं, यहां पर पुट इन इक्वेशन 3 में, पुट इन इक्वेशन 3 में। जब आप पुट इन इक्वेशन 3 में बाई की वैल्यू यहां लगा दोगे तो अब यहां से आपको मिल जाएगी x की वैल्यू, और यही आपको चाहिए होगी। तो अब आप इतना नोट करें, हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल के साथ, जिससे कि ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो देखेंगे इसमें क्या लिखा दे रखा है इन्होंने। फर्स्ट एग्जांपल में इन्होंने कहा सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दिस एंड दिस। आपको दो इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 7x माइनस का 15 बाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई। इक्वेशन 2 क्या है आपकी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अभी आपको बताया गया था कि आप कोशिश करेंगे कि उस इक्वेशन को उठाएं जिसके कोफिशिएंट हल्के हों। यहां पर देख रहे हो 7 है, 15 है, मुझे लग रहा है कि बड़े हैं। किसके बेसिस पर लग रहे हैं, इसके बेसिस पर, क्योंकि यहां कोफिशिएंट 1 और 2 है। तो यहां पर सबसे बेटर ऑप्शन होगा कि आप इक्वेशन 2 को लेकर के मूव करें। तो आपने लिखा यहां से फ्रॉम इक्वेशन 2। जब आपने 2 से लिखा और आपने यहां से किसकी, x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है 3 माइनस 2y, और इसको आपने माना इक्वेशन नंबर 3। अभी रेस्ट्रिक्शन है कि आपने इक्वेशन 2 से निकाला है x को, अब आपको लगाना 1 में होगा, क्योंकि यहां पर चेंज करना ही होता है आपको। तो आपने क्या लिखा, पुट इन इक्वेशन सेकंड से निकाला है, आप 1 में लगाने वाले हो। पुट इन इक्वेशन 1, और 1 क्या था 7, और x के प्लेस पे आप लगा दोगे उसकी वैल्यू, तो ये कितना आया 7 इक्वल टू 2। इसकी मल्टीप्लाई करा लो, 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14 बाय माइनस 15 बाय इज इक्वल टू 2, और यहां से आपका कितना आ रहा है 15 और 14 आपका आ रहा है माइनस का 29 बाय इज इक्वल टू 2। 21 को उधर लेके जाओगे तो ये माइनस हो गया, और यहां से आपको y की वैल्यू मिली माइनस 19 अपॉन माइनस 29। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, और यहां से आपको y की वैल्यू मिल चुकी है कितनी, 19 अपॉन 29।
अब जब ये आपको y की वैल्यू मिल गई है, आप किसी भी इक्वेशन में अप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे 1 में करें, चाहे 2 में करें, चाहे 3 में करें, जो लॉजिक था, जहां तक रेस्ट्रिक्शन थी, वो बस यहां तक थी। तो अब हम y की वैल्यू को किस में अप्लाई करने वाले हैं? थर्ड में। तो हमने यहां क्या लिखा? पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड। और थर्ड क्या था हमारा? x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, और y की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 19/29। यहां से आप इसका एलसीएम ले लो और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। 29 आपने एलसीएम लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 27, कैरी 2, 3 2 6 2 8, माइनस 19 2 38, और यहां से आपको x की वैल्यू मिल चुकी है। कितनी है आपकी? 8। 17 माइनस 8 आप करते हो तो 7 2 9, यहां बचता है आपका 7, 7 माइनस 4 3, सॉरी 7 माइनस 3 4, 49/29। तो यहां से आपको इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे करना था। तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर आपको दे रखा है एक एज प्रॉब्लम, सॉरी एक वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में देखो क्या कहा इन्होंने। कहा आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बच्ची से कहते हैं 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you, मैं आपसे 7 times था, आपकी एज का 7 टाइम था। फिर उन्होंने कहा देन 3 years from now, आपसे अगर हम 3 साल के बाद देखेंगे, आई शैल बी 3 times as old as you, तब भी मैं आपसे 3 times रह जाऊंगा। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ग्राफिकली मेथड आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में यही सीखा था। तो हम यहाँ पर हम कौन से मेथड से करने वाले हैं? एल्जेब्रिकली। और एल्जेब्रिकली में भी कौन से मेथड को अप्लाई करने वाले हैं? सब्स्टिट्यूशन को। तो आइए पहले हम इसकी दोनों की प्रेजेंट एज को लेट कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें ना तो अभी आफ्ताब की एज पता है प्रेजेंट, और ना ही हमें उसके बच्चे की पता है। तो सबसे पहले आपको करना होगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। तो ये आफ्ताब भाई की एज कितनी हमने लेट की है? x years। अब प्रेजेंट एज हमें निकालना है डॉटर की भी, तो उसको हमने मान लिया कि y years है। अगर इसकी कंडीशन आप बना पाते हो तो ये बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। एज प्रॉब्लम की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एग्जाम में आने की, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा 7 years ago, तो 7 साल पहले जाना होगा हमें। तो देखेंगे सबसे पहले हम 7 years पहले चल के, 7 years ago। अगर हम यहां पर लिख दें आफ्ताब, इधर लिख दें हिज डॉटर, तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी थी? x, और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी थी? y। बहुत ध्यान से देखना है। 7 years ago, 7 साल पहले जा रहे हो। मान लो आपकी अभी एज 15 years है, 7 साल पहले जाकर के देखोगे तो आपकी एज कितनी होगी? 8 years। मीन्स आपने क्या किया? 15 माइनस 7 किया ना। तो यहां पर भी आपको यही करना है। तो यहां पर आप क्या कर देंगे? यहां पर वेरिएबल की फॉर्म में आप उससे माइनस कर दो, तो x माइनस 7, तो y माइनस 7। अब इन्होंने कहा कि 7 साल पहले, अब इन्होंने जो कहा अब हम उसको दिखा देंगे। इन्होंने कहा 7 years ago, I was 7 times as old as you, मैं आपकी एज का 7 टाइम्स था। बस ये बन गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। सिमिलर आप बनाओगे सेकंड कंडीशन और आंसर सॉल्व। इसको थोड़ा सा और इजी बना लो। तो ये x माइनस 1 7 इक्वल टू, इसको ओपन करोगे तो 7 बाई माइनस 7 7 या 49, आप वेरिएबल को वन साइड ले आओ, तो ये कितना हुआ आपका? माइनस का 7 बाई, या फिर आप यहां से x की वैल्यू ही निकाल लो, क्योंकि हमें पता है कि हमें पुट करना है सेकंड इक्वेशन के साथ जाके। तो यहां से हमने क्या लिखा कि 7 बाय माइनस 49, माइनस का 7 उधर लेके जाओगे तो प्लस का 7 हुआ, और यहां से x की वैल्यू कितनी मिली? 7 बाई माइनस 42। यहां पर आप, अभी तक हमारी कोई इक्वेशन नहीं बनी है, तो आप इसी को बनवा लो, फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। यहां पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, y की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया है। अब हम देखेंगे सेकंड कंडीशन हमारी कैसी बन रही है। इन्होंने कहा 3 years from now, अब से 3 साल बाद, तो हम लिख देंगे पहले तो 3 years from now, अब से 3 साल बाद। यहां पर फिर अगेन हम क्या लिखेंगे? आफ्ताब की एज को लिखेंगे और इधर लिखेंगे हिज डॉटर। आप दोनों को अलग अलग बना लो और आपका बहुत इजीली बन जाता है। तो आफ्ताब की प्रेजेंट थी x एज और डॉटर की प्रेजेंट एज थी y। 3 साल के बाद की बात कर रहे हो। अगेन आपको अपने से देखना है, आप अपने पर जब फील करते हो चीजों को तो बहुत अच्छे से समझ में आती है। अभी आपकी 15 ईयर्स है एज, तो आप 3 साल के बाद देखोगे तो कितना होगा? 15 प्लस 3 18 ईयर्स। तो यहां पर भी आप प्लस 3 कर दो। अरे भाई अपनी एज में आप प्लस 3 कर रहे हो तो यहां से आपको दुश्मनी थोड़ी नहीं है, तो आपको यहां पर भी वैसे ही कर देना है।
तो आपने देखा कि अब कंडीशन क्या बोली है, इसको भी देखना है। उन्होंने कहा आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं आपका 3 टाइम्स रह जाऊंगा, मीन्स अभी भी 3 टाइम्स रह जाएंगे आफ्ताब साहब अपनी बेटी के साथ। तो अब यहां से आप अगेन थोड़ा सा इसको ओपन कर लो, आपका सॉल्व हो चुका है। 3y प्लस 3 3 9। अगर आप x की वैल्यू को यहां से यहां पर उठा के लगा देते हो तो आपकी वैल्यू मिल चुकी है। तो हम यहां पर पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 1, सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ x, हम ये भी लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। प्रॉपर नहीं बनाई है हमने, हमें पता है कि हम बहुत इजीली वैसे भी निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू हमारी कितनी थी, 7 बाई माइनस 42 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 बाई प्लस 9। यहां से आप इसको बाई वाले को एक तरफ ले आओ, तो 7 बाई माइनस 3 बाई, यहां पर आप अगर देख रहे हो तो यहां पर माइनस का ज्यादा है, 42 प्लस का 3 है, तो माइनस का 42 से आप प्लस करेंगे 3 तो आपका आ रहा है माइनस 39, और माइनस 39 को उधर लेके जाओगे तो ये हुआ प्लस का 39। तो यहां से आपका कितना आ रहा है, 4 बाई इज इक्वल टू कितना हो रहा है 48, और आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो 4 बन जा 4 2 जा, और यहां से आफ्ताब की डॉटर की एज आ चुकी है कितनी ईयर्स से, 4 ईयर्स से। अब आप इस बाई को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में, तो बेटर ऑप्शन है कि आप 2 में लगाएं। तो हमने लिखा, यहां पर हम कर रहे हैं, स्पेस थोड़ा कम है, पुट द वैल्यू ऑफ बाय, पुट द वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन 1। तो x इक्वल टू 7 और y की वैल्यू 12 माइनस 42, तो यहां से आया कितना, 12 सत्ते 84 होता है आपका, माइनस 42, और यहां से x की वैल्यू कितनी, 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4, 40। इस यहां से क्लियर हुआ कि आफ्ताब साहब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 42 ईयर्स। आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है, 42 ईयर्स, और उसकी डॉटर की एज अभी कितनी है, 12 ईयर्स। बस ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। आप कॉन्सेप्चुअल चलते हो तो आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं आती है। तो आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर आपको दे रखा है, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज 9 एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर इज 18। फिर उन्होंने कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल्स एंड द इरेजर। तो यहां पर आपको देखो, आपको ना तो पेंसिल की कॉस्ट पता है और ना ही आपको इरेजर, तो आपको फिर लेट करना है, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, आपने क्या माना, x रुपीज, आपने माना रुपए x। सेम आप इरेजर के लिए निकालेंगे, तो इरेजर को आपने कितना माना है, बाई रुपीज, रुपए बाई। अब यहां से आप कंडीशन बनाओ फर्स्ट, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इन्होंने कहा वही करने वाले। इन्होंने कहा देखो कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, तो 2 और पेंसिल की कॉस्ट कितनी है x, प्लस 3 इरेजर, 3 और इरेजर की कॉस्ट कितनी है बाय। ये बिल्कुल सेम ऐसा है, मान लो 5 रुपए की पेंसिल है और आप 2 पेंसिल ले रहे हो, तो आपकी पेंसिल कितनी होगी, 10 रुपए की। कैसे निकाला आपने, 2 पेंसिल इंटू 5 रुपीज, 5 2 10, यहां पर रुपए ना होकर के वेरिएबल दे दिया है, बात तो वही है ना। और ये कितने रुपए खर्च हो रहे हैं इसके लिए, 9। ये इक्वेशन आपकी बनती है 1। अब आप सेकंड इक्वेशन बनाओ, उन्होंने कहा 4 पेंसिल, आप x से मल्टीप्लाई करा दो उसकी कॉस्ट से, नंबर को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा देते हो तो उसका आपको क्या मिल जाता है कि कितने रुपए पे करना है। एंड 6 इरेजर, तो 6 इरेजर की कॉस्ट आपने y मानी है, ये कितना हुआ आपका 18, इक्वेशन नंबर 2। अब ये बिल्कुल एज इट इज सेम उसी की तरह हो चुका है जो अभी आपने किया था। अब आप क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो। तो हमने मान लो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, और हमने 1 से x की वैल्यू को निकाला, तो ये कितना आया, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, 9 माइनस 3y। और यहां से अगर हम x निकालें तो कितना आ रहा है, 9 माइनस 3y अपॉन 2। इसको चाहे आप इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हो। अब आप क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सॉरी आपने किससे निकाला है, 1 से, आपको पुट किस में करना होगा, 2 में ही करना होगा। तो आपने लिखा पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। अगर हम 2 में पुट करें तो ये कितना आ रहा है 4, और x की वैल्यू कितनी है हमारी 9 माइनस 3y अपॉन 2, और ये कितना है आपका प्लस 6y इज इक्वल टू 18। यहां से आपने इसे सॉल्व किया तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18।
6 बाई से 6 बाई कैंसिल आउट और यहां पर 18 इक्वल टू 18। यहां पर आपका बनता है एक बहुत अच्छा लॉजिक जिसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। अगर ये आप समझ जाते हो तो आप ये मान लीजिए कि आप इसमें एक्सपर्ट बन चुके हो। जब भी कभी दो लाइनें अगर हमारी कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलता है। इसके बारे में बहुत अच्छे से आप जानते हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यहां पर जो वैल्यू इक्वल आई है, एक कंडीशन तो ये बन सकती थी और एक कंडीशन और बन सकती थी कि ये दोनों इक्वल नहीं आते। तो अगर सॉल्यूशन यूनिक होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, तब को तो आपको बहुत इजीली आंसर मिलने वाला है। अगर आंसर नहीं मिला उसके बाद दो कंडीशन बन सकती हैं, कौन सी, कि या तो ये इक्वल आ जाए या ये नॉट इक्वल आए। तो याद रखना कि अगर ये इक्वल आता है इसका मतलब यहां पर लाइनें आपकी कोइंसिडेंट रही होंगी और यहां पर आपको इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे कि यहां पर जो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कोइंसिडेंट हैं विच हैव इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर मान लो ये इक्वल नहीं आता तब आप लिख देते इट इज फॉलोज दैट द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस विच हैव नो सॉल्यूशन एट एनी स्टैंड। किसी भी पॉइंट पर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपको कहा गया है टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। क्या ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? देखते हैं, बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस 2y माइनस 4। आप इसको स्टैंडर्ड बना लीजिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, इक्वेशन 1 हो गई आपकी। सेकंड आपकी क्या है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। आपको पता है कि इधर देखेंगे तो 1 और 2 कोफिशिएंट, इधर 2 और 4 है। बेटर होगा कि हम 1 और 2 के साथ चलें। तो यहां से हमने निकाला फ्रॉम इक्वेशन 1 के साथ, और यहां से हमने निकाली किसकी, x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y प्लस 2y को उधर ले जाओ। अब अगर आपने इक्वेशन 1 से निकाला है तो आप पुट किस में करने वाले हैं, पुट इन इक्वेशन 2 में करने वाले हैं। और 2 में आपने जब इसको पुट किया तो 2 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू 4 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 8 माइनस 2 जा 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। यहां से आपने देखा कैंसिल आउट और यहां से आपका रिजल्ट आया नॉट इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 12। क्योंकि आपको पता है बहुत अच्छे से ये बात कि 8 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है 12 पे। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि वहां पर दोनों चीजें इक्वल थी। हमने कहा कि ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं क्योंकि वो दोनों इक्वल थे और वो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन रखता है। यहां पर आपका क्या है कि ये दोनों इक्वल ही नहीं है। जब इक्वल नहीं है इसका मीन्स पहली बात तो ये है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। जब पैरेलल लाइन है तो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। वो अगर क्रॉस करती तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते अगर एक पे ओवरलैप हो जाती। तो इसलिए आपको बताया गया था वहां पर कि आपको ये लिखना था क्या, कि यहां पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स जो हैं, या फिर आप नॉर्मल लिखिए कि यहां पर जो आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं which do not intersect anywhere, कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि ये कैसी हैं, बिकॉज आप ये भी लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि बिकॉज इट्स हैज फॉलोज, क्या फॉलो कर रही है भैया, ये फॉलो कर रही हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसे पता लगा आपको, बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर आपका, तो आप इसको नोट करिए, इसको हम नेक्स्ट पेज पे ही हम देखेंगे, तो आपको ऐसे करके इसको छोड़ देना है। अब हम देखते हैं कि हमें कुछ चीजें याद रखना है। अगर मान लो दो लाइनें, अगर आपको x की और y की वैल्यू मिल रही है, दोनों वैल्यू मिल रही है आपको, इट मींस कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन से पहले आप जान रहे होंगे कि ये लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। अगर x और y की वैल्यू आपको नहीं मिले, ये दोनों वैल्यू आपको नहीं मिल पाए, मिल ही नहीं पा रही है आपको, ठीक है, तो आपने लिखा x और y, ये आपको नहीं मिल पाई, ठीक है, नॉट गेटिंग, ये आपको गेट नहीं हो रही, नहीं मिल पा रही है। तो आपको देखना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो एक कंडीशन ये बन सकती है, एक कंडीशन आपकी ये बन सकती है कि यहां पर भी आपको नॉट गेटिंग, ये भी आपको नहीं मिल पा रही है, और यहां पर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल भी नहीं आ रहा है किसके, राइट हैंड साइड के। तो बस ये दोनों लॉजिकली है जो आपको याद रखना है। यहां पर लाइनें होंगी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट
कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस, और ये कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। कैसे पता लगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड? देन लाइंस आपकी कैसे होंगी? पैरेलल, और अगर ये दोनों इक्वल आ रही है तो मतलब लाइन आपकी कैसे होंगी? कोइंसिडेंट लाइन होंगी। सॉल्यूशन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये आपको क्या देगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये आपको बहुत सारे सॉल्यूशन देगा। बट यहां की बात करोगे तो नो सॉल्यूशन, यहां पर कोई भी सॉल्यूशन आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 3.2 कंप्लीटली फिनिश होता है। अब आप इसके क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू।